मैं भरत कुर्सेजा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने हमारा जो टॉपिक था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उसके अंदर जो हमारा पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे हम बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है बच्चों, पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके थे। अब जो हमारा सेकंड लॉ होगा, तो वो लॉ कौन सा होगा बच्चों? कौन सा लॉ होगा हमारा सेकंड वाला? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। कौन सा लॉ होगा बच्चों? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो आज हम बाकी के जो हमारे लॉज हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर, वो पढ़ेंगे बच्चों। तो आप पूरा अपना ध्यान स्क्रीन पे रखिए, अच्छे से समझिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या कहता है बच्चों? ठीक है, ये हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये लॉ किसने दिया है। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट। ये किसने दिया था? फ्रेंच केमिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? फ्रेंच केमिस्ट ने दिया था। कौन थे? जोसेफ प्रोस्ट। कौन थे? जोसेफ प्रोस्ट, जिन्होंने ये लॉ दिया था। अब देखो बच्चों, ये लॉ क्या कहता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a compound can be obtained from different sources but the ratio of each component by weight remains same। देखो बच्चों, ये लॉ क्या कहता है कि जो हमें कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है डिफरेंट सोर्सेज से, मतलब डिफरेंट सोर्सेज जो हमें कंपाउंड ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, यानी कंपाउंड वही है लेकिन उसको ऑब्टेन हम डिफरेंट सोर्सेज से कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो कंपाउंड के अंदर जो प्रेजेंट है एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स, उनका रेशो हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज सेम ही रहेगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से हमने ऑब्टेन किया हो बच्चों। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, थोड़ा देखना अच्छे से, आगे पढ़े बच्चों। सो दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन और द सोर्सेस फ्रॉम विच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि ये किस सोर्स से ऑब्टेन हो रहा है या इसको बनाने का मेथड क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट या कंपोनेंट प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, उनका रेशो हमेशा क्या रहने वाला है बच्चों? सेम रहने वाला है। कैसे? अभी देखेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बिल्कुल इसको क्लियर कर दूंगा बच्चों। देखिए जैसे आपका हाइड्रोजन है, H2O है ना, H2O तो जानते हो, सबसे सिंपल वाटर का एग्जांपल है, जिससे आप बहुत अच्छे से समझने वाले बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, वाटर जो है हम जानते हैं कि H2 एंड O2 एलिमेंट, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं? वाटर, यानी H2O, इससे हमें ऑब्टेन होता है बच्चों। तो बच्चों इसमें क्या है, आप भी जानते हैं, इसका अगर रेशो निकालें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो यहां पे बच्चों देखिए आप कि हाइड्रोजन के 4 एटम प्रेजेंट है। कितने एटम है बच्चों? यहाँ पे 4 एटम है। तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों इसका? 4 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब देखिए, अब ऑक्सीजन के जो है 2 एटम प्रेजेंट है। अब 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। जब हम इसका क्या निकालेंगे बच्चों? रेशो निकालेंगे, तो रेशो कितना आएगा? 1:8 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1:8 आएगा। अब इससे जो कंपाउंड बना है, इसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या निकाल रहे हैं? रेशो निकाल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4 एटम है, तो इसका मास भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 एटम है। कितने एटम है? तो यहाँ पे भी इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। जब इसका रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 1:8 आएगा। कितना आएगा? 1:8 आएगा, जो बिल्कुल किसके इक्वल है? इसके रिएक्टेंट में जब हमने निकाला था हाइड्रोजन और एटम का रेशो, उसके बिल्कुल इक्वल आया। किसका? प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और एटम का जो रेशो निकाला है हमने, उसके इक्वल आया। अब बच्चों बात यह है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? Water can be obtained from different sources, but the ratio of weight of hydrogen and oxygen remains same। यानी वाटर को हम डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं बच्चों, अलग अलग सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हम रिवर वाटर ले लें, पॉन्ड वाटर ले लें, वेल वाटर ले लें,
टैप वाटर ले लें, चाहे हम कोई सा भी वाटर ले लें, हमारा जो उसमें जो H2O के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बीच का जो रेशो है वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 1:8 ही मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, 1:8 ही मिलने वाला है। ठीक है, वो चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो ये लो हमें यही कह रहा था कि कोई भी कंपाउंड है वो अगर दो एलिमेंट से मिलकर, 2 या मोर एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, ठीक है, तो हम उस कंपाउंड को कहीं से भी ऑब्टेन कर लें, उसके अंदर प्रेजेंट जो कंपोनेंट या एलिमेंट है उनका रेशो हमेशा सेम रहने वाला है, भले ही वो हमें कंपाउंड किसी भी प्रिपरेशन से मिला हो, यानी किसी भी प्रोसेस से हमने ऑब्टेन किया हो, उसका मेथड, उसके मेथड से हमें कोई मतलब नहीं है, उसका रेशो जो है हमेशा सेम रहने वाला है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका सेकंड लॉ। अब जो थर्ड लॉ स्टार्ट होगा बच्चों वो क्या है, आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। कौन सा लॉ होगा बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये किसने दिया था बच्चों, इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1803। तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था बच्चों, किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था बच्चों, 1803 में। ठीक है बच्चों, तो डाल्टन साहब को तो आप जानते ही थे, जिन्होंने डाल्टन थ्योरी दी थी। तो डाल्टन थ्योरी भी आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे लॉस खत्म होंगे ना, उसके बाद हम डाल्टन थ्योरी ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या कहता है, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट कंबाइन करें, 2 एलिमेंट कंबाइन करें, ठीक है, तो 2 एलिमेंट कंबाइन होने पर मोर देन 1 कंपाउंड, और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, यानी 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट क्या है आपका, ए है, एक एलिमेंट क्या है आपका, ए है, और एक एलिमेंट क्या है, बी है। जब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, जब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो इसमें एक से ज्यादा हमें कंपाउंड मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे एक आपका इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी, और एक इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो सकता है आपका, ए बी 2, यानी यहां पे बी का एक एटम प्रेजेंट है, यहां पे बी के कितने, 2 एटम प्रेजेंट हैं बच्चों। ठीक है, आगे पढ़िए, द मासेस ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। मतलब इसके अंदर बेटा 2 टाइप के आपके क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, 2 टाइप के आपके एलिमेंट होंगे। एक एलिमेंट आपका ए है, एक एलिमेंट आपका बी है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जो ए एलिमेंट है वो आपका फिक्स्ड एलिमेंट है, वो आपका क्या है, फिक्स्ड एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि यहां पे भी ए का एक ही एटम है, एक ही एलिमेंट है, या ए का एक ही एटम या एलिमेंट ये कह सकते हैं हम। लेकिन यहां बी के, जो बी के बच्चों हैं, यहां पे बी का एक एटम है, लेकिन यहां पे बी के कितने, 2 एटम है। कितने एटम है, 2 एटम है बेटा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा कि इसमें देखिए आप, जैसे बी को हम क्या मान लें, M1 मान लें, बी को क्या मान लें, M1 मान लें, तो ये B2 को आप क्या मानेंगे, M2 मानेंगे। क्या मानेंगे आप, M2 मानेंगे। ठीक है, अब B मान लीजिए कि आपका कितना है, 5 ग्राम है। कितना है बच्चों, 5 ग्राम है। तो यहाँ पे B2 का मास कितना हो जाएगा, ये आपका सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 एटम है तो 10 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशो अगर निकालें M1 और M2 का, तो M1 और M2 का रेशो आपका क्या आएगा, 5/10, यानी 1:2 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 1:2 आएगा। यानी जो आपका मास है उस नंबर का, 1 एलिमेंट का, जो कि कंबाइन करता है किससे, फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट से। किससे बच्चों, फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, ये अदर एलिमेंट से, तो उसका जो रेशो है आपका वो किसमें मिलने वाला बच्चों, स्मॉल होल नंबर में। किसमें मिलने वाला बच्चों, स्मॉल होल नंबर में अपने क्या मिलेगा, इसका रेशो मिलेगा। तो क्लियर है बच्चों, कोई डाउट हो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे हम बच्चों। एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और हमें 2 टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों, 2 टाइप के।
देखो एक बार जब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। लेकिन एक बार जब हाइड्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है। यानी रिएक्ट करने वाले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट ही है, लेकिन मिलने वाले प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। एक बार तो वाटर मिल रहा है, एक बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है। लेकिन बच्चों आप देखोगे कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ग्राम ही था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 ग्राम ही है, यानी ये फिक्स है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये तो आपका फिक्स्ड एलिमेंट है हाइड्रोजन यहाँ पे। लेकिन अब हम इससे दूसरे वाले एटम का क्या निकाले, रेशो निकालेंगे। तो 16:32, तो हमारा 16:32 अगर हम निकालेंगे बच्चों तो इसका रेशो क्या आएगा, 1:2 क्या आएगा, जो कि एक क्या है, स्मॉल होल नंबर से, जो कि क्या है, स्मॉल होल नंबर से। तो ये हमारा लो कहता है बच्चों। आगे देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो जो मैंने आपको बोला वही लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे। हियर द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम एंड 32 ग्राम। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम और 32 ग्राम है बच्चों। विच कॉम्बाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कॉम्बाइन हो रहा है। यानी हाइड्रोजन तो हमारा 2 ग्राम ही है बच्चों, ठीक है। बियर अ सिंपल रेशियो सो दैट 16:32 और 1:2। तो वो सिंपल रेशियो में हमें ऑब्टेन होगा 16:32, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 1:2 में हमें ऑब्टेन होने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ लो है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़िए। और मैं आपको देखो बच्चों, मैंने बोला था मैं अपने हर वीडियो में आपको एक अच्छी बात बताऊंगा। बच्चों देखो, आपको अगर अपनी अच्छी प्रिपरेशन रखनी है, नीट बोर्ड किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी आप एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेटा सबसे जरूरी पढ़ने के साथ साथ ये भी है कि आप अपनी फिजिकल और मेंटली स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है और मेंटल स्ट्रेंथ है उसको जरूर बढ़ाएं, क्योंकि अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो ये दोनों का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। तो अपने शरीर पर भी बिल्कुल ध्यान दें, फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें, योगा करें, एक्सरसाइज करें और अपने आप को फिट रखें, ताकि जब आप पढ़ाई करें तो आपकी पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से हो सके बेटा। ठीक है बेटा, तो ये बात जरूर ध्यान रखें आप। आगे बढ़ते हैं, अपना जो अगला लो है, लो ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लो ऑफ गैसियस वॉल्यूम, तो बेटा ये जो लो ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, ये किसने दिया था, गे लुसेक साहब ने दिया था। कब दिया था, 1808 में दिया था, 1808 में दिया था। आगे बढ़िए, अकॉर्डिंग टू दिस लो, इस लो के अकॉर्डिंग, ये लो क्या कहता है, इन द गैसियस रिएक्शन, किसी भी गैसियस रिएक्शन में, ये बात ध्यान रखना, ये किसके लिए होगा, गैसियस रिएक्शन के लिए। इस लो में जरूरी है कि रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, गैसियस होनी चाहिए। द रिएक्टेंट आर ऑलवेज कॉम्बाइंड इन अ सिंपल रेशो, जो रिएक्टेंट है वो हमारे कॉम्बाइन होंगे, ठीक है, किसमें, एक सिंपल रेशो में। लेकिन किसके सिंपल रेशो में, वॉल्यूम के सिंपल रेशो में कॉम्बाइन होंगे। किसके, वॉल्यूम के सिंपल रेशो में कॉम्बाइन होंगे, ये जरूर ध्यान रखना। एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स, और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर हो वो क्या हो, सेम हो। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो, मानिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमारा जो ए एक गैस है और बी एक गैस है, दोनों कॉम्बाइन होके क्या बना रहे हैं, एक सी प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में बना रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहां पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्टोइचियोमेट्री नंबर है वो कितना है, 1 है, तो इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका स्टोइचियोमेट्री नंबर कितना है, 3 है, तो इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका स्टोइचियोमेट्री नंबर कितना है बेटा, 2 है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर की फिक्स्ड कंडीशन में अगर रिएक्टेंट वॉल्यूम की फॉर्म में एक सिंपल रेशो में कॉम्बाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा ये लो अप्लाई होता है। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहाँ पे इनका हम रेशो निकाल रहे हैं, तो 1
3 and 2, तो ये हो जाएगा 1:3:2। क्लियर है बच्चों? अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम आगे देखने वाले बच्चों। जैसे आपका जो नाइट्रोजन गैस है, जो नाइट्रोजन गैस का एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन गैस के एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? अमोनिया गैस का एक कंपाउंड बनाता है। तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, यहां पे 3 कर लेना बच्चा, 3 कर लेना है ना बच्चों। तो 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस प्रिपेयर कर रहा है बच्चों। तो यहां पे इसका रेशो कितना हो जाएगा? 1:3:2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब आपका क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस का 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहा है कैसे? 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस से, और क्या बना रहा है? 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको आप कहते हैं बच्चों। क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहां पे इनका रेशो क्या हो जाएगा? 1:1:2 हो जाएगा। तो ये क्या है? एक सिंपल रेशो में क्या कर रहे हैं? कॉम्बाइन कर रहे हैं। किसके? टेम्परेचर और प्रेशर की फिक्स्ड कंडीशन में। किसकी फॉर्म में? वॉल्यूम की फॉर्म में कॉम्बाइन हो रहे रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब हमारा जो अगला लो है और जो लास्ट लो है, आवोगाद्रोस लो, ये बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना आप, क्योंकि हो सकता है इसको थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई आए, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा कठिन है, थोड़ा हल्का सा। बाकी के जो 4 लॉस थे उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा कठिन है, तो इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना उन सबके कंपैरिजन में, ठीक है? और कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, ये हमारा जो आखिरी और लास्ट लो है 5th नंबर का, वो है बच्चों आवोगाद्रोस लो। क्या है बच्चों? आवोगाद्रोस लो, जिसको आप वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप भी कहते हैं। क्या? वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप, यानी इसमें आपको वॉल्यूम और अमाउंट के बीच क्या मिलेगा? रिलेशनशिप मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो देखो इसको पढ़े आप। इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे अपन। क्या करेंगे? तरीका चेंज करेंगे, क्योंकि हम जिसे लिखा हुआ वैसे पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा कम समझ में आने वाला है। अब मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूं आप भी उसी तरीके से पढ़ेंगे। एक बार पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद मैं जिस तरीके से पढ़ूंगा उस तरीके से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इट स्टेट्स द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया? ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब थोड़ा ऐसे पढ़ना। देखो बच्चों, जो इक्वल वॉल्यूम के जो सारे गैसेस हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, उनका जो वो क्या करते हैं? कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स। यानी इक्वल वॉल्यूम की जो गैसेस हैं, इक्वल वॉल्यूम की जो गैसेस होंगी, वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स को क्या करेंगे? कंटेन करेंगे। यानी अगर इनका गैसेस, 2 गैसेस हैं, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल है, क्या है बेटा? वॉल्यूम इक्वल है, तो उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे दोनों गैसेस के अंदर। लेकिन अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहां भी क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन होनी चाहिए। यानी जो दोनों गैसेस आपने ली हैं उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। आगे बढ़े, ठीक है बच्चों? तो इसमें क्या होगा? V प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा। V मतलब जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहां पे आपका जो प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा तो कांस्टेंट आएगा। K4 आपका कांस्टेंट है बेटा, है ना? उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस, मतलब गैस के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बच्चा? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं बेटा? इसको आप आवोगाद्रो कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आवोगाद्रो कांस्टेंट भी कह सकते हैं। आगे अब देखो बेटा, अगर n इक्वल टू वेट, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट हो, ठीक है, n इक्वल टू n आपका जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, वो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट है, तो इसको आप अगर इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे
तो V इक्वल टू K4 इंटू N की जगह क्या आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जहां M आपका क्या है, गिवन वेट ऑफ गैस, और ये तो आपका स्मॉल m है, और कैपिटल M क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, तो Vm इक्वल टू, अब यहां पे देखो m को अपन इधर ले आएंगे और वॉल्यूम को नीचे ले आएंगे, तो m इक्वल टू K4 मल्टीप्लाई m अपॉन V। ठीक है, अब आप जानते हैं कि m अपॉन V यानी मास अपॉन वॉल्यूम आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है। गिवन वेट और मास अपॉन वॉल्यूम आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसिटी हो जाएगा, तो m इक्वल टू K4 मल्टीप्लाई D हो जाएगा बच्चों। तो आप इस रिलेशनशिप को थोड़ा देखेंगे, तो जो आपका डेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलर मास के। ये जो डेंसिटी होगा वो मोलर मास के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जो डेंसिटी है आपकी, वो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों यहां पे हमारे जितने भी लॉज हैं वो सब यहाँ पे खत्म होते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के, लेकिन जो ये हमारा 5th नंबर का लॉ है, इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके आते हैं बच्चों, तो थोड़ा सा इस पे फोकस रखिए, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा देखेंगे इसको, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। क्लियर है बच्चों? द मोलिकुलर वेट ऑफ टू आइडियल गैसेस, बच्चों टू आइडियल गैसेस है, दो आइडियल गैसेस हैं जिनके मोलिकुलर, दो आइडियल गैसेस हैं, एक कौन सी ए और एक कौन सी बी। तो उनके जो मोलिकुलर वेट हैं, ए का तो मोलिकुलर वेट हो जाएगा 100 और बी का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा बेटा, 200। अब ग्राम वगैरह कुछ दिया नहीं, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ग्राम ऑफ ए, तो ग्राम में ही मानेंगे इसको हम, ठीक है ना। 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, ये इनके मोलिकुलर वेट हो जाएंगे। तो 1 ग्राम ऑफ ए यानी ए का 1 ग्राम, ए का कितना, 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम ऑक्यूपाइज V लीटर ऑफ वॉल्यूम, क्या कर रहा है, V लीटर ऑफ वॉल्यूम को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है बच्चों, 8 STP, किस पर, STP पर। व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर, तो लीटर में वॉल्यूम क्या होगा, ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ बी। तो 1 ग्राम ऑफ बी जो आपकी आइडियल गैस है एसटीपी पर, उसके द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अब आपको बताना है बच्चों। तो देखो दो आइडियल गैसेस हैं ए एंड बी। अब ए जो है 1 ग्राम के थ्रू कितना V लीटर को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बी के लिए हमको बताना है कि 1 ग्राम के थ्रू ये कितना लीटर ऑक्यूपाई करने वाला है बच्चों। जबकि ए का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 100 ग्राम और बी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा 200 ग्राम। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। देखो जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है वो ए का कितना है 100 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट बी का कितना है बेटा 200 ग्राम, है कि नहीं है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ए कितना है V, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ बी आपको क्या करना है बच्चा, निकालना है। मैं बच्चा बोलता हूं, देखो मेरे मुंह से निकलता है ना, तो थोड़ा इसको गलत मत लेना, आप सभी बच्चे ही हैं हमारे लिए, तो हमारे स्टूडेंट हैं। तो आगे देखिए, तो V प्रोपोर्शनल N होता है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, अभी आपने 5th लॉ के अंदर पढ़ा है बच्चा, V प्रोपोर्शनल टू N, क्या पढ़ा है, V प्रोपोर्शनल टू N पढ़ा है, ठीक है। यानी वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो VA अपॉन VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, NA अपॉन NB, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो यहां पे आप सबसे पहले तो NA यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, N आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो A के लिए अपना गिवन वेट कितना था 1 ग्राम था और मॉलिक्यूलर वेट कितना था 100 था, और B के लिए अपना जो है गिवन वेट कितना है 1 है और मॉलिक्यूलर वेट कितना है
200 है। तो ये अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऑब्टेन हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, करेंगे नहीं करेंगे? तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए कितना था? V था, और वॉल्यूम ऑफ P आपको निकालना है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है? 1/100। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आप रखेंगे तो 1/200, तो 1 200 ऊपर चल जाएगा ना। तो यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे 100 से 200, कितनी बार? 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 को नीचे ले आएंगे तो V/2 हो जाएगा, और VB को इधर ऊपर ले आएंगे तो VB इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा? V/2, यानी वॉल्यूम ऑफ B कितना हो जाएगा बच्चा? V/2 क्या हो जाएगा? V/2। तो ये अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को कोई डाउट नहीं आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद आगे देखिए, ये हमारे यहाँ पे सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो है वो खत्म होते हैं, और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको कराया, वो भी ये हो चुका है अच्छे से। अब मैंने आपसे बोला था कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मैंने आपको बीच में बोला था लॉ पढ़ाते हुए कि आज हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं इन सारे लॉज के बाद। तो अब आपको अपना पूरा ध्यान यहां रखना है, किस पे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे। ठीक है बच्चों, अब देखो, आप जानते हो कि डाल्टन साहब आए थे, और सबसे पहले डाल्टन साहब ही आए थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया था। नहीं बताया था, मतलब सबसे पहले एटम के बारे में अगर किसने, एटम के फेवर में अगर किसी ने थ्योरी प्रेजेंट की थी तो वो किसने की थी? डाल्टन साहब ने। क्लियर है बच्चों? तो अब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे एटम के रेफरेंस में, तो वो पोस्टुलेट्स अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस थ्योरी आर, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स इस थ्योरी के वो क्या थे बच्चों? ईच एलिमेंट इज कंपोज्ड बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी जो प्रत्येक एलिमेंट होता है वो किससे मिलकर बनता है? स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। और वो पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं? यानी ईच एलिमेंट किससे मिलता है, मिलकर बनता है? स्मॉल पार्टिकल से। और वो स्मॉल पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम दोनों आपस में कंबाइन होके एक हाइड्रोजन का एलिमेंट बना रहे हैं, यानी जो एलिमेंट है वो आपका किससे मिलकर बना है? दो एटम से मिलकर बना है, यहां पे हाइड्रोजन के। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर ऑल अलाइक बट डिफर विथ द एटम ऑफ अदर एलिमेंट, यानी जो एटम होते हैं आपके किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन डिफरेंट होते हैं किससे? दूसरे एलिमेंट के एटम से। नहीं समझे? देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपका जो ये हाइड्रोजन एलिमेंट है कि नहीं है, और एक आपका ऑक्सीजन एलिमेंट है कि नहीं है। अब इसमें हाइड्रोजन के दो एटम है, कितने? दो। अब ये जो हाइड्रोजन के दोनों एटम है वो बिल्कुल क्या होंगे? एक जैसे होंगे आपस में। ये ऑक्सीजन के जो एटम है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट के जो एटम है ये भी आपस में क्या होंगे? अलाइक होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे नहीं होंगे? लेकिन ये डिफर होंगे किससे? अदर एलिमेंट से। किससे? अदर एलिमेंट से। यानी इसके एलिमेंट के जो एटम है, इस एलिमेंट के हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम है वो ऑक्सीजन एलिमेंट के जो एटम है उनसे क्या करेंगे? डिफरेंस दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल। एटम जो है प्रत्येक एलिमेंट का वो एक अल्टीमेट पार्टिकल होता है।
एंड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक मास बट इज स्ट्रक्चरलेस, यानी प्रत्येक एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसका जो है मास तो होता है, उसका मास तो होता है, लेकिन वो क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरलेस होता है। ये किसने कहा था? डाल्टन साहब ने कहा था, उस समय पे कहा था। अभी एटम स्ट्रक्चरलेस नहीं बताते अपन, ठीक है, एटम अभी हम स्ट्रक्चरलेस नहीं बताते हैं, लेकिन उस टाइम जब जॉन डाल्टन साहब ने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी तब तो उन्होंने यही बताया था ना कि ये क्या है, स्ट्रक्चर लेस है। ये तब की बात है बेटा, इसको अभी से ज्वाइन मत करना, मतलब अभी जो थ्योरी है, प्रेजेंट थ्योरी है एटम की, उससे इसको ज्वाइंट मत करना, क्योंकि सबसे पहले जब इन्होंने थ्योरी दी थी तो इन्होंने एटम को स्ट्रक्चरलेस ही बताया था, लेकिन अब एटम स्ट्रक्चरलेस नहीं है, आप भी जानते हैं, क्योंकि एटम के अंदर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो एटम स्ट्रक्चरलेस नहीं होता, ठीक है। लेकिन तब उन्होंने इसको क्या बताया था, स्ट्रक्चरलेस बताया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक एलिमेंट का जो एटम है उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मास, यानी उसका कुछ मास तो होता है, लेकिन वो कैसा होता है बेटा, एटम स्ट्रक्चरलेस होता है, ठीक है बेटा। अब आगे देखो, एटम इज इंडेस्ट्रक्टिबल so that it can neither be destroyed nor created by simple chemical reaction, मतलब एटम ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, फर्स्ट लॉ पढ़ा था आपने, तो वहां पे जो आपके जो एटम है ना तो वो क्रिएट हो रहे थे ना तो वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, तो यही बात इन्होंने बताई थी बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, atom of an element takes part in chemical reaction to form molecule, जो एटम है किसी भी एलिमेंट के वो पार्ट लेते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में, क्या बात करने के लिए, एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए। जैसे मान लीजिए बेटा एक ए एलिमेंट है और एक बी एलिमेंट है, अब ए एलिमेंट के अंदर कई सारे एटम होंगे, बी एलिमेंट के अंदर कई सारे एटम होंगे, और इनसे मिलकर ए भी अपना एक क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट है, ए एक एलिमेंट है एंड बी भी क्या है, एक एलिमेंट है, बी भी एक एलिमेंट है, और इससे हमारा क्या बन रहा है बेटा, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो इसने बोला कि जो एटम है एलिमेंट के, यानी इस एलिमेंट के अंदर जो बहुत सारे एटम प्रेजेंट हैं और इस एलिमेंट के अंदर जो बहुत सारे एटम हैं वो पार्ट लेते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में, और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बनाते नहीं बनाते बेटा, ठीक है, तो समझ में आया। तो यानी एलिमेंट के जो एटम है वो पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बेटा ये क्या है, थ्योरी ऐसी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो आप अपने 9th-10th क्लास की बुक्स में भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं खींच रहा हूं, है ना, क्लियर है बच्चों। तो इसके लिए थोड़ा मैं शॉर्ट में ही बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर सेम, मतलब किसी भी दिए हुए कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर है और काइंड ऑफ एटम है वो सेम होता है, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। तो सबसे पहले तो ये लाइन पढ़े आप, इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर सेम, मतलब कोई भी आपको कंपाउंड दिया गया है और उस कंपाउंड के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, जितने भी एटम प्रेजेंट हैं वो आपस में उनका जो रिलेटिव नंबर है, उनका जो रिलेटिव नंबर है और जो काइंड ऑफ एटम है वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। कहने का मतलब जैसे आपका कंपाउंड है क्या, H2O एक कंपाउंड है। अब बेटा इस H2O कंपाउंड के अंदर जो दोनों हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, उनका जो रिलेटिव नंबर है और जो काइंड ऑफ एटम है, जो एटम का प्रकार है, वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा। बिल्कुल क्या रहेगा बेटा, सेम रहने वाला है, क्लियर है। तो यही बात इन्होंने कही है इसमें। आगे पढ़ें,
एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कॉम्बाइन इन फिक्स्ड रेशो। जो एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है वो कॉम्बाइन करते हैं किसमें, एक फिक्स्ड रेशो में, ठीक है, स्मॉल होल नंबर के एक फिक्स्ड रेशो में कॉम्बाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हम मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको पता है ये कॉम्बाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशो में और क्या बनाते हैं, एक H2O का मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2O का मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब बेटा ये जो है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब इन एलिमेंट के जो एटम है और ये एलिमेंट के जो एटम है, ये दो एलिमेंट है, इनके जो एटम है वो क्या करेंगे, कॉम्बाइन करेंगे किसमें, एक फिक्स रेशो में। फिक्स रेशो में कैसे, आपको अभी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशो में, 1:8 के रेशो में क्या करते हैं, कॉम्बाइन करते हैं, करते नहीं करते, यानी इनका रेशो हमेशा 1:8 ही रहेगा। ये भी बताया था मैंने आपको, चाहे वाटर आपको कहीं से भी ऑब्टेन हो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है के अंदर जो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है इसके अंदर, एटम जो प्रेजेंट है H2O के अंदर, उनका रेशो हमेशा सेम रहने वाला है, चाहे हम कहीं से भी H2O को ऑब्टेन करें। तो ये मैंने बताया था आपको, आज की क्लास में मैंने बताया है ना, तो ज्यादा डिटेल में मैं इसको अब नहीं एक्सप्लेन करूंगा, वो मैं पहले कर चुका हूं। तो देखो बच्चों, इसके अंदर जो 1:8 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बाइन कर रहे हैं तो आपका एक H2O मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो ये भी यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहने वाला है वो भी क्या होगा, 1:8 ही होगा। हालांकि ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे आप 2 लगा लें, यहाँ पे भी 2 लगा लें, तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है। तो अब ये बैलेंस भी कर दी मैंने। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होने के बाद, इक्वेशन होने के बाद अगर आप इनका रेशो निकालते हैं तो इसका यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या आएगा, 1:8, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या आएगा, 1:8 आएगा। तो यानी ये कॉम्बाइन करते हैं किसमें, एक फिक्स रेशो में, किसके, स्मॉल होल नंबर्स के, स्मॉल होल नंबर्स के फिक्स रेशो में कॉम्बाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब जो ये डाल्टन साहब ने जो थ्योरी दी थी, तो इसमें डाल्टन ने जो थ्योरी दी तो उसके कुछ एडवांटेज थे और उसके कुछ डिसएडवांटेज थे, यानी उसमें कुछ खूबियां थी और उनमें कुछ कमियां थी। तो कौन सी खूबियां थी, कौन सी कमियां थी, कौन से मेरिट्स थे, कौन से डिमेरिट्स थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, वो हम पढ़ने वाले। बोर तो नहीं हुए ना बच्चों आप लोग? बोर मत होना, अपना ध्यान पूरा यहाँ रखना। मैंने आपको एक अच्छी बात आज बताई थी ना, क्या बताई थी, कि बेटा एक्सरसाइज करें, फिजिकली फिट रहें, योगा करें, मेंटली फिट रहें, ठीक है, और अपने आप को फिट रखें फिजिकली एंड मेंटली, तभी आप अपनी स्टडी पे प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे बच्चों। है कि नहीं है बच्चों? क्लियर है? क्योंकि अगर आपकी फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ गई तो आपको नीट, बोर्ड या आपका कोई भी एग्जाम है उसमें आपको सफलता, सक्सेस जरूर मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो मैं हर वीडियो में एक अच्छी बात आपको जरूर बताने वाला हूं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बेटा जीवन में अच्छी बातों को समझना और उनको अपने जीवन पर अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़े, देखें मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, मतलब डाल्टन थ्योरी के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। क्या? मेरिट्स एंड डिमेरिट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अब मेरिट्स कौन कौन से बच्चों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मेरिट्स? डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 के रेशो में क्या करेंगे, कॉम्बाइन करेंगे एलिमेंट और H2O का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के बीच जो रेशो होगा वो क्या रहेगा, 1:8 का ही रेशो रहेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं।
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है बच्चों। एंड सम अदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ और लॉज भी हैं जिनको भी ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। क्लियर है बच्चों? एटम ऑफ एलिमेंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज ट्रू टिल टुडे। मतलब कहने का मतलब टिल टुडे, टिल टुडे क्यों लिखा है भैया, टिल टुडे क्यों लिखा है? यानी बेटा इन्होंने जब अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट करी थी तो उन्होंने कई सारे पोस्टुलेट्स दिए थे, उसमें से कई तो आज भी अप्लाई होते हैं और कुछ आज अप्लाई नहीं होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो एटम जो है एलिमेंट के वो पार्ट लेते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। इन्होंने ये बात तब बताई थी जो आज भी क्या है, ट्रू है। लेते ही नहीं लेते हैं, अभी अपन ने पढ़ा है। क्लियर है बच्चों? अब ये तो इनके मेरिट्स थे, अब डिमेरिट्स, अब क्या क्या कमियां थी। देखो हर इंसान में खूबियों के साथ कमियां भी होती हैं, आप में भी होंगी, मुझ में भी है ना। हम भगवान तो है नहीं, तो कमियां खूबियां दोनों होती हैं, ठीक है। तो आप लोग लेकिन लोगों में खूबियां देखा करो। अगर आप किसी में खूबियां देखोगे तो आपको पॉजिटिविटी ही नजर आएगी, पॉजिटिविटी फील होगी, तो आप हमेशा क्या देखेंगे, खूबियां देखेंगे। लेकिन यहाँ कमियां देखनी पड़ी, क्यों देखनी पड़ी? अगर इसमें कमियां नहीं देखते तो आगे एटम के बारे में अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्लेन हो पाता। तो इसकी कमियां भी देखेंगे बच्चों, देखना पड़ेगा, है ना। मजबूरी है, यहां तो देखना पड़ेगा कमियों को, लेकिन आप कमियां न देखें किसी में, है ना। आप केवल क्या देखें, खूबियां देखें। देखिए बच्चों, डिमेरिट्स, देयर इज नो मेंशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। मतलब इन्होंने जो थ्योरी रिप्रेजेंट करी, इन्होंने जो थ्योरी दी, उसके अंदर जो एटॉमिक वेट है, जो एटॉमिक वेट है एलिमेंट का, उसके बारे में कोई ज्यादा मेंशन इन्होंने नहीं किया। मतलब कुछ भी मेंशन इन्होंने नहीं किया। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी, सबसे बड़ा डिमेरिट था। उसके बाद देखिए बच्चों, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए that why do atom of same element combine with each other। मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों सेम एलिमेंट के जो एटम है वो कॉम्बाइन करते हैं। मतलब सेम एलिमेंट के जो एटम है वो कॉम्बाइन करते हैं, वो ये अभी तक नहीं बता पाए। जैसे अभी मान लीजिए कि H2 है और H2 है, इससे आपके 2H2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जो सेम एलिमेंट हैं, जो सेम एलिमेंट हैं, उनके एटम आपस में क्यों कॉम्बाइन करते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। ये इनकी एक और कमी थी। अब आगे भैया कमियां पे कमियां निकल रही हैं, लेकिन देखनी तो पड़ेंगी कमियां, है कि नहीं, मजबूरी है। द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था वो फेल हो गया। फेल सिर्फ डिफरेंट आइसोटोप आर यूज्ड। मतलब अगर आइसोटॉप्स का अगर यूज किया जाए, किसका, आइसोटॉप्स का यूज किया जाए, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो था वो क्या हो गया, फेल हो गया। भाई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ जो है फेल हो गया। अगर किसका यूज किया गया, आइसोटॉप का। कैसे, अभी क्लियर करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं कार्बन के 2 आइसोटॉप्स ले लूं। अच्छा, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो बात ये है ना, हो सकता है किसी को पता हो किसी को पता नहीं हो, तो पहले तो ये समझिए कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। जैसे ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है, उनका जो एटॉमिक मास है वो क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे यहां कार्बन के 2 आइसोटॉप्स हैं। अब इसके अंदर कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 6 ही है दोनों में, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। यहाँ पे 12 है एटॉमिक मास और यहाँ पे 14 है। यहाँ पे कितना बच्चों, 14 है। अब देखो मैं आपको एक रिएक्शन बताऊंगा। जैसे आप कार्बन की किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होगी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इनको डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ अप्लाई करते हैं इसमें। मान लीजिए अभी मैंने कौन सा, ये वाला आइसोटोप यूज किया है इसमें, 6C12 वाला। तो अब मैं इसमें क्या निकाल रहा हूं,
प्रोपोर्शन निकाल रहा हूं, अनुपात निकाल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे कार्बन का एक एटम है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे ऑक्सीजन के कितने, 2 एलिमेंट हैं, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का आप क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास 16 निकालते हैं। तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे भी देखो कार्बन का एक ही एटम है, तो कितना मास आएगा इसका, 12 आएगा। और यहां भी ऑक्सीजन के कितने, 2 एटम है, तो इसका मास भी कितना आएगा, एटॉमिक मास O2 का 32 आएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो इसका अगर हम रेशो निकालते हैं, तो यहां पे ये जो रेशो है 4 से 3 बार में, और ये कितनी बार में, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये भी 3 बार में और ये भी 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। लेकिन अब इनका जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो है, अब यहां पे हमें क्या मिला, 3:8 मिला। लेकिन अब मैं इस वाले आइसोटोप का अगर यूज करता, तो मुझे यहां कार्बन का एटॉमिक मास कितना मिलता, 14 मिलता, और ऑक्सीजन की तरह तो कितना ही रहता, 32 ही रहता। यहां भी फिर क्या हो जाता, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना हो जाता, 14 हो जाता। और यहां पे कितना, ऑक्सीजन O2 एलिमेंट का तो क्या रहता, 32 ही रहता। क्लियर है। तो अब अगर मैं इसको सिंपल रेशो में बदलता, तो यहां कितना आ जाता, 7:16। कितना आ जाता, 7:16, ठीक है। अब बच्चों बात यह है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि आपका कंपाउंड कहीं से भी आपने लिया हो, मैंने वाटर की बात करी थी कि H2O, चाहे आप टैप वाटर लें, चाहे आप रिवर वाटर लें, चाहे आप पॉन्ड वाटर लें, चाहे आप वेल वाटर लें, आप वाटर कहीं से भी लें, आप चाहे बारिश का वाटर ले लें, ठीक है, प्योर वाटर ले लें, आप वाटर कहीं से भी लें, जो H2O के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन जो रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रेशो कितना था, 3:8, और यहां पे कितना हो गया, 7:16, जब हमने क्या किया, डिफरेंट आइसोटोप्स का यूज कर लिया। तो ये जो है आइसोटोप पे जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वो अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनकी एक बड़ी और कमी निकल के आई, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो बेटा आज हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में अच्छे से पढ़ा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर जरूर किया जाएगा।